हम सब बेसिक नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना इसी को फॉलो करते हैं और इसके बीच के जंक। न्यूट्रिशन इज पर्सनल। हम जब कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम हमारी प्राकृत स्थिति में नहीं जाते। बीमार स्थिति। प्रकृति मतलब नेचुरल या बैलेंस। आप विकृत स्थिति में जाते हैं। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत इंटेलिजेंट वर्ड यूज किया गया है, इज एक्चुअली वेरी वेरी एंशिएंट। व्हाइल इट्स अ गट, it's a channel, it is not a gutter, and I feel very very eager, passionate to share all these amazing laws we have understood in Ayurveda. All the Ayurvedic doctors are waiting for the normal people to come to them to just have a healthy discussion. It is going to be an Ayurveda age. अगर आप आपकी वूंड्स पे हल्दी लगा रहे हैं और जब गला खराब होता है तो अदरक वाली चाय पी रहे हैं, फेस पे नीम मास्क लगा के घूम रहे हैं, तो अननोइंगली आप आयुर्वेदा यूज कर रहे हैं। टुडे वी हैव विद अस इंडियाज लीडिंग आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर डॉक्टर शैलेंद्र चौबे, who's going to help us understand कि आयुर्वेदा होता क्या है and bring all the truths about Ayurveda right to you. Welcome शैलेंद्र जी. To begin with, I want to ask you what is Ayurveda? और मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था आयुर्वेदा के बारे में. And meeting you and getting to know Ayurveda transformed me so much that I started Traya. It is very simple and it's also very difficult in the sense to answer what is Ayurveda. Because in the other way, if you ask, what is not Ayurveda? अगर हम ये पूछें कि आयुर्वेद क्या नहीं है, सब कुछ जो है वो आयुर्वेद के अधीन है, इट्स ऑल फ्रॉम आयुर्वेदा। लेकिन और क्लोजली अगर समझें तो आयुर्वेदा एक साइंस है जो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बना हुआ है, और जिन्होंने ये आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स कहे उन्होंने ये बताया कि आयुर्वेदा का प्रिंसिपल्स किसी ने बनाया नहीं है। एग्जिस्टेंस में जो लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, जो लाइफ के लॉज हैं, उसको डिकोड करके आयुर्वेदा बनाया गया है। एक श्लोक है संस्कृत में कि सर्वमिदं पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, यानी जो पूरा यूनिवर्स है वो 5 महाधातुओं से बना हुआ है, 5 महाभूत से, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल। इनके जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो आयुर्वेद है। सो आयुर्वेद बीमार लोगों के लिए है या हेल्दी लोगों के? दोनों जन के लिए है। सो क्योंकि उस शब्द में ही, आयुर्वेद शब्द में ही 2 वर्ड्स हैं, आयुष और वेद। सो आयुर्वेद वो है जो आयुष के बारे में बताता है, लाइफ के बारे में बताता है और लाइफ स्पैन के बारे में बताता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी लाइफ के बारे में बातचीत होती है, लाइफ के स्पैन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसे कैसे बैलेंस रखा जा सकता है, और किन रीजन से वो इम्बैलेंस की तरफ जाती है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आयुर्वेद बात करती है। आयुर्वेद बहुत वास्ट है, वो बहुत एनकम्पास है, इसीलिए उसे ढेर सारे कैटेगरीज में रखा गया। तो बीमारों के लिए या बीमारियों के लिए आयुर्वेद में क्या कहा है, उसका एक सर्टेन सेगमेंट है मेडिसिन, जिसे काय चिकित्सा कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा सिर्फ ट्रीटमेंट रिलेटेड है, लेकिन वो एक उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। सो शैलेंद्र जी, व्हेन शुड वन विजिट एन आयुर्वेदिक डॉक्टर? कब इंसान को समझ आए कि हाँ, नाउ इट्स टाइम आई शुड मीट एन आयुर्वेदिक डॉक्टर? द डे यू फील दैट यू आर बिगिनिंग टू फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर हेल्थ and that you really want to take care of your body and you would want to attend to all your responsibilities, etc., with the right energy, you should visit an Ayurvedic doctor to first get your constitution assessed, and then through that know what is right, wrong for yourself, so that you can always be very mindful about choosing what you're choosing. I love this. Sorry, but I love this answer because मेरे मन में ये आंसर था कि बीमारी होगी तब जाना डॉक्टर के पास, राइट? आपने मेरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, राइट? सो आई रियली लाइक व्हाट यू सेड। एब्सोल्युटली जी। सो आई फील कि सभी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन
असेस कर लेना चाहिए, जान जाना चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिर क्या सही है क्या सही नहीं है, स्पेसिफिकली उनकी अग्नि कैसी है, और उस अग्नि के हिसाब से कितनी क्वांटिटी में फूड, किस समय फूड, ये सारी जब बातें इंसान, नॉट जस्ट दैट जी, आई फील दिस इज वन स्टेप एंड अ वेरी बिग स्टेप टूवर्ड्स बिल्डिंग द रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ. हम सेल्फ लव की बात करते हैं, सेल्फ केयर की बात करते हैं. सेल्फ के बारे में अगर समझ नहीं होगी तो आप उसकी केयर कैसे करेंगे, और उसके साथ आपकी अपने बॉडी के साथ रिलेशनशिप इतनी डीप नहीं हो पाएगी अगर आप उस बॉडी के मैकेनिज्म को, उसके रिदम को समझ नहीं पाए हैं, उसकी नीड्स को आप समझ नहीं पाए हैं. तो आई फील आयुर्वेदा, कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन बहुत ईगरली आपको ये सारी बातें आपके बारे में बताएगा. एंड बिलीव मी जी, ऑल द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर वेटिंग for the normal people to come to them to just have a healthy discussion. They are not here to give them, to dispense medicines. Unfortunately, Ayurvedic doctors had to start to only dispense medicines because only sick people visit them. शैलेंद्र जी, मैं सबसे पहले जब सुबह उठती हूँ अनफॉर्चुनेटली अपना फ़ोन उठाती हूँ, और फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपना कैलेंडर देखती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ. आई एम श्योर आयुर्वेद में एक वे ऑफ लाइफ और द राइट वे ऑफ लिविंग मेंशन्ड है. सो आयुर्वेद के हिसाब से व्हाट इज़ दैट परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, व्हाट इज़ द दिनचर्या ऑफ दैट यू वुड सजेस्ट पीपल टू फॉलो? So, if we have to open the text, अष्टांग संग्रह या चरक संहिता, या जहाँ पे उन्होंने दिनचर्या के चैप्टर्स बताए थे कि हमारी दिन की शुरुआत ऐसी 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 होनी चाहिए, अगर हम उनको मेंशन भी करेंगे इट विल इमीडिएटली साउंड लाइक दिस इज इम्पॉसिबल. एंड ऑफ कोर्स द टाइम्स हैव चेंज्ड, बट इट कैन स्टिल बी द सेम इन वन सेंस जी, which is then also in the dincharya whatever they have mentioned is about how to pay attention to yourself. And even now, if we can start our day with first paying attention to the self, when you attend that of paying attention to yourself, you may then come up with options of what is that you can do for yourself. Will you like to just kind of stretch, breathe, have a me time, kind of just get collected and then start? And then you can take tips or the things that they had mentioned of exercising light, doing a self swa abhyangam. Like उन्होंने हाइड्रेशन का बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट उन्होंने क्रिएट किया आयुर्वेद ने. इंटरनली हाइड्रेट नहीं, एक्सटर्नली भी हाइड्रेट करिए. दे नो दैट आवर स्किन इज एब्सोल्युटली पोरस, इट कैन रिसीव आप जो फ्लूइड है. सो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें थोड़ी सी हमारी जो पढ़ाई हुई है कि वी हैव बीन टॉट दैट अ बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर. दैट्स पार्शियली राइट, बट इट्स लार्जली रॉन्ग. Our body is made up of 70% of fluids. It's not just water. And Ayurveda has a deep understanding of fluid and fluid compartments in the body. So वो आपको एक certain तरीके से पानी पीने के लिए बताएगा, वो आपको externally fluid use करने के लिए बताएगा. So even your oil is a fluid, मसाज, अभ्यंगम. So शैलेंद्र जी, अगर 3 चीज़ें हों जो मॉडर्न लाइफ में हम स्टार्ट, लेट्स से कल सुबह अगर मैं 3 चीज़ें कर सकूँ तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है सबसे पहले उठ करके लाइट बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए. बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट ग्रॉस, द फिजिकल, ऑलराइट, लाइक लाइट स्ट्रेच. And then in 5-10 minutes, as you will stretch yourself, you will begin to connect with, from the physical, you will move to the metaphysical. You will move to your breath. You'll start to connect with your breath. Our breath is extremely shallow. And as you connect with your breath, move into
deeper, optimize your breathing. Exactly from where? Where does optimum breathing happen from? Navel. Nabhistha pran pavanaha. Say when you breathe all the way up to your navel, you are able to take in all the prana inside. You fill yourself with prana and the pran shakti and vitality. So as you start to do that, deepen your breath, then slowly move towards your being, the senses, which is center them, become a little more collected, calm. And maybe if we can start our day from being more centered, calmer, then I feel we will be in touch with our consciousness, we'll be in touch with our intelligence. That intelligence will guide us appropriately of what next. आई थिंक एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ इन आयुर्वेद आई जो है दोशाज. सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि दोशा क्या होता है? आयुर्वेद ने ये समझा, ये जो पूरा सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसको गवर्न करने के लिए एक चार्ज, एक फोर्स, एक सर्टेन कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है. तो वो जो चार्ज है, वो जो इंटरनल एनर्जी का फोर्स है, उनको दोषा कहा गया, जो कि 3 है, वात पित्त कफ. इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्हें अगर वो चार्ज है तो उसे ऊर्जा क्यों नहीं कहा गया, उसे दोष क्यों कहा गया? क्योंकि बॉडी में सारी जो फंक्शनिंग होती है वो ये 3 ही दोषों के बेस पे होती है. उनका काम ही है कि वो बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस हैं उसको पूरा करें. लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जो चीज़ इम्बैलेंस हो सकती है, जो चीज़ बिगड़ सकती है, दुष्यंती इति दोषः, क्योंकि यही जब इम्बैलेंस्ड होते हैं तो बीमारी होती है, दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं. बिकॉज दे आर ससेप्टिबल टूवर्ड्स एन इम्बैलेंस, दे कॉल इट द दोषाज. हाउएवर दे हैव 2 स्टेट्स. लाइक जब दोषाज अपने नेचुरल स्टेट में होते हैं, बैलेंस स्टेट में होते हैं, तो वो बॉडी की सारी फंक्शनिंग का काम करते हैं. कौन से 3 दोषाज? वात, पित्त और कफ. वात सारे मूवमेंट्स को वात कंट्रोल करता है. पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डाइजेशन, और ग्रोथ और स्टेबिलिटी वो कफ का काम है. Why is it important to identify one's dosha first? क्योंकि उसी समझ से आप एक चीज़ इस्टेब्लिश कर पाएंगे जिसे कहते हैं रिदम. अगर 3 एनर्जीज हैं और उन तीनों एनर्जीज को एक अपने अलग अलग सर्टेन फंक्शनिंग है, वो फंक्शनिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है और उन्हें कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं. जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं होगा आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे. अगर आपको दोषों का पहचान नहीं होगा, यू मे क्रिएट अ हेवायर्डनेस, आप एक टोटल मेस में हो सकते हैं. ओके, इसीलिए अगर हम हमारे इंडिया की जो या ईस्टर्न आप फूड सिस्टम को देखेंगे तो हमारे किचन में जिस तरह का खाना बनाया जाता है कि वो दाल में हींग डालना ज़रूरी है, कि बिरयानी में थोड़े गरम मसाले डालने ज़रूरी हैं, या कोई चीज़ों को बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए, इज़ विथ एन इंटेंशन एंड एन अंडरस्टैंडिंग कि वो अंदर जाकर के एक सर्टेन दोषा को बैलेंस करेंगे और सपोर्ट करेंगे. तो हमारे पूर्वजों के पास ये नॉलेज था कि कौन से हर्ब्स को यूज़ किया जा सकता है, कौन सी जड़ी बूटियों को यूज़ किया जा सकता है, जिसे हम स्पाइसेस या गरम मसाला कहते हैं. इफ़ यू विल सी all the garam masalas are only herbs and spices, to the extent that the new age science of gut microbiome, they are about probiotics and prebiotics. Pickles. सारा prebiotic herb based है. यानी उनकी समझ थी कि एक certain combination कौन से दोष को एक्टिवेट करेगा, कौन से दोष को बैलेंस करेगा. मेरा दोषा क्या है और मेरे क्या कॉम्बिनेशन ऑफ दोषास मेरे अंदर है, वो जानना क्यों ज़रूरी है? वात पित्त कफ ये सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाता डोमिनेटिंग है, पित्त डोमिनेटिंग है या कफा डोमिनेटिंग है, ये दोषा से एकदम अलग बात है. और जो भी जैसे
आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफाइन करेंगे कि आपका कौन सा दोषा डोमिनेटिंग है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे आपकी एक सर्टेन बिहेवियर होगी, आपकी मेंटल बिहेवियर होगी, आपकी फिजिकल बिहेवियर होगी, आपकी डाइजेस्टिव बिहेवियर होगी और आपकी इम्यूनिटी बिहेवियर होगी. सब जगह आपको लाइक इन द एज ऑफ इंटरनेट किसी ने कह दिया कि केले खाओ, कि केले में इतने ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन नीड नॉट बी एंटायरली राइट, क्योंकि कफ प्रकृति वाले को वो केले का असर बहुत अलग होगा और जो वात प्रकृति वाला है उस पर वो केले का असर बहुत अलग होगा. नॉट जस्ट दैट, कौन से समय लेना चाहिए और कौन से समय नहीं लेना चाहिए, किस क्वांटिटी में ले सकते हैं, किस कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो फूड को, हर्ब को या न्यूट्रिशन को जनरलाइज कर देना इतनी अच्छी बात नहीं है. एंड दिस इज व्हाट आयुर्वेदा हैज बीन ट्राइंग टू से, दैट न्यूट्रिशन इज पर्सनल. इन व्हाट सेंस? दैट इफ यू कैन आइडेंटिफाई what is your constitution. But Shailendra ji, short में, like you said, it's not just digestion etc. but also person's liking and behavior and 2-3 चीज़ों जो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्कर्स हैं दोषास को आइडेंटिफाई करने के लिए. एक होता है स्ट्रक्चर. ओके, कई लोग होते हैं जो स्ट्रक्चरली बहुत लीन होते हैं. दे कैन बी आइडेंटिफाइड एज वाता. पित्ता आर एवरेज इन द स्ट्रक्चर. कफा आर ऑलवेज बल्कियर. I'm reminded one of my relative many years ago, I had thought that I will become very lean and so he was there watching me, घर पे ही थे and वो देखे कि मैं कुछ तो भी एकदम एक्सट्रीम चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, कि सिर्फ पानी पी रहा हूँ और गरम गरम पानी और काढ़े पी रहा हूँ. तो उन्होंने पूछा, बेटे क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, फूफा जी मुझे पतला होना है. तो उन्होंने मुझे धीरे से बुलाया और कहा, एक बात बताओ, क्या अगर हाथी उपवास करेगा तो जिराफ बन जाएगा? इट वॉज वेरी वेरी इंसाइटफुल कि आपकी एक सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन है. ही सेड यू आर ब्रॉड शोल्डर्ड, यू आर अ सर्टेन स्ट्रक्चर, यू कैन बी लाइटर इन योर स्ट्रक्चर. I was not a student of Ayurveda then, and when I started to learn Ayurveda, I realized, oh my God, हम सब में एक कॉन्फ़िगरेशन है, हम थोड़े थोड़े सब अलग हैं और वो जो अलग की समझ है वो हमारी प्रकृति में है. सो आयुर्वेदा सेड दैट बाय अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन you get a blueprint. You can actually understand how existence wants you to be. And then you can use this blueprint to live, to really understand कि क्या fasting करनी है, what is the best time to sleep, कब. So I'm coming to that. Like let's say if there are 5 or 7 points through which you can identify what dosha is dominant in you. One is through the structure. A leaner person is vata, an average person is pitta, and a more well-built, always well-built is a kapha. Then memorizing. A vata is very quick to learn, like learning skills. A vata is very quick to learn, but also quickly forgets, will require a lot of revision. A pitta understands more, remembers more through visuals. उनकी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहती है, ऑडियो मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहती है. मतलब उन्हें कुछ सेंसरी वेज से उन्हें ज़्यादा समझ में आती है. कफा का रिटेंशन, उन्हें कफा को जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में आ जाए तो वो भूलते नहीं है. आप बोल रहे हैं तो मेरे मन में मेरी फ्रेंड्स फैमिली आ रहे कि कौन कहाँ फिट हो रहा है. थर्ड कैन बी थ्रू द स्वेट एंड द ओडर. वाता का एकदम स्कैंटी स्वेटिंग होती है एंड इट कैन बी बॉर्डर लाइन ओडरलेस. वाता में शायद ओडर आए नहीं, पित्ता में एकदम स्ट्रॉन्ग पंजेंट ये आता है. सो जो ढेर सारे परफ्यूम्स और डिओ स्प्रेज एक्सेट्रा जो यूज करते हैं, एंड in the name that it is bacterial etc kind of reasons, it is also like to some extent wrong. A pitta prakriti, a pitta constitution person will always have an intense strong odor of the body. That's how you, and a pitta person sweats profusely.
Okay, like profuse sweating, easy sweating, खाना खाते वक्त. There are people who come and tell me that मैं shower ले रहा हूँ and then I've started to sweat. And because any activity, like shower is an exercise. कई लोगों को खाना खाते खाते पसीना आता है. These are signs of pitta. Kapha, sweating is very damp like. They don't sweat easily, but they always have a damp feeling. So that's the third characteristic. Fourth is through hunger. Now, Vata, hunger, जो भूख है, okay? In Vata, it is always erratic. They said Visham Agni. फिक्स टाइम पे भूख नहीं, उन्हें कभी फिक्स टाइम पे भूख लगेगी ही नहीं. आज इतने बजे लग गई. And then there are people who feel that maybe there is some problem with them. कि मुझे आज इतने बजे भूख लग गई लेकिन कल इस वक्त या दूसरा कोई उन पे थोपता exactly है that, कि 2 बजे ही लंच खाना चाहिए. And it may be completely wrong because maybe their body is not ready. It's a certain movement of doshas. And हम ध्यान देने लगे थोड़ा सा close, if we start to pay a closer attention, you'll start to recognize your patterns. Now, when it comes to Pitta constitution, they cannot tolerate hunger. पित्त को अगर पित्त प्रकृति डोमिनेंट है, उसे अगर भूख लगती है तो उनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है. उन्हें कुछ ना कुछ तुरंत चाहिए. या तो दे स्टार्ट टू लूज फोकस, स्नैप करने लगेंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, या कई लोगों को बहुत जल्दी से चक्कर आ जाता है, वो कोलैप्स हो जाते हैं, या फोकस नहीं कर सकते, हेडेक हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी. एंड कफा, दे कैन स्किप मील्स. उन्हें लगेगा कि इवन इफ इट इज मील टाइम, 2 घंटे बाद आप कहेंगे कि आप 2 घंटे बाद कुछ खा लोगे चलेगा, जैसे आई एम गुड. सो कफा में इतना स्लो है. नाउ वाता, because like vata is made of combination of akash and vayu. So when you have to visualize vata, visualize wind. Wind is swift, moving, lighter. Vata prakriti is always light, right? जो लोग उनके गेट, उनके चाल में आपको पता चल जाएगा कि एकदम लाइट है, एक जगह रहेंगे नहीं, थोड़ी सी अनरेस्ट, रेस्टलेस, एक सर्टन एक्साइटमेंट लेकर के आएंगे, एक्टिव रहेंगे. राइट, देयर इज एन एक्टिविटी और मे बी हाइपर एक्टिव. There are people move legs. Pitta is intense emotions, बहुत पैशनेट, बहुत सब कुछ, लाइक हर चीज में एक अलग ही जोश रहेगा. इनसे आराम से थोड़ा सा इतना क्या ही हो, बट पित्ता ऑलवेज ब्रिंग्स इंटेंसिटी. अच्छा. एंड कफा इज लाइक काम. Pitta is Amitabh Bachchan of. Yes, absolutely, you can say that. And Kapha is like very calm, stable. It's very difficult to excite Kapha. So like it's like another example of being a sportsman. I'm not saying they are passive or lazy, because in how I have identified, maybe I'm saying, but it's observation based. Our cricketer Rahul Dravid ji must be a Kapha for the kind of stability he brings. Like I don't feel that it is unknowingly or unnecessarily people call him the wall. Wall means who is just there. So Kapha is very stable. They are slower. They have a very different grace. These are identification markers. मुझे सुन के सबसे पहले ये फील हो रहा है शैलेंद्र जी कि ये सारी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो इट्स वेरी कॉमन फॉर अ पर्सन टू फील कि मेरे में कुछ गड़बड़ है. Exactly. So this normalcy shifts between year and year. And जैसे आपने जो बोला ना कि भूखे रह जाओ थोड़े टाइम तो एसिडिटी हो जाती है, ये मेरे साथ होता है, राइट? और माय हस्बैंड जिनके साथ मैं रहती हूँ, वो आराम से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको कोई खाने की ज़रूरत नहीं, क्या ज़रूरत है बीच में रुकने की, चलो पहुँच के 4 घंटे बाद खा लेंगे. और मैं यहाँ नहीं कर सकती. और मुझे ऐसे लगता है कि क्यों मेरी गट में क्या इशू है कि मैं मील स्किप नहीं कर पा रही. आगे वाले ढाबे पे जाएंगे. हाँ, वो कहेंगे घर पहुँच के खाएंगे. सो यस, आई थिंक ये समझ जब आपको आ जाएगी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, you will be able to design your nutrition and your lifestyle much better. तब मे बी आप बहुत और सही तरीके से प्रिपेयर्ड होकर के अपने मीटिंग्स के लिए, अपने कामकाज के लिए जाएंगे या उस तरह से निकलेंगे.
बिकॉज आई डोंट थिंक हम हमारे वर्क के अलावा कोई और प्रिपरेशन करते हैं. हम हमारे नरिशमेंट का कोई प्रिपरेशन नहीं करते, उसे डिज़ाइन नहीं करते. हम सब बेसिक नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना इसी को फॉलो करते हैं और इसके बीच के जंक. आई रिमेंबर दिस थिंग शैलेंद्र जी, वंस आई कॉल्ड यू अप कि शैलेंद्र जी मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, तो करूँ नहीं करूँ, अच्छा है बुरा है. और आपने मुझे ये बात बताई कि कितने घंटे फास्टिंग करना चाहिए एंड इंटरमिटेंट ऑल्सो इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. सो देर इज, ऐसे नहीं कि कोई ऑनलाइन फॉर्मूला मिल गया कि इतने घंटे भूखा रहना और सब वही फॉलो कर लें. And it actually is something that you customize. Absolutely. This is imperative and it is extremely important that you know आपकी अग्नि टाइप कैसी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है. शैलेंद्र जी सॉरी, अग्नि समझाइए. सो आयुर्वेद में ओके लेट्स से कि आयुर्वेद के बेसिक कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स अगर सब जान जाए तो समझ जाएंगे कि आयुर्वेद हेल्थ रिलेटेड किन बातों को ध्यान देता है या आयुर्वेदिक डॉक्टर किन किन चीज़ों को देखता है. तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी प्रकृति को समझता है, लेकिन वो इतना हेल्प नहीं करती. पहले मैं ये समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम हमारी प्राकृत स्थिति में नहीं जाते. बीमार प्रकृति मतलब नेचुरल आप या बैलेंस्ड, आप विकृत स्थिति में जाते हैं. तो उस वक्त जो आप साइंस और सिम्टम्स एग्जिबिट कर रहे होते हैं वो विकृत को हाईलाइट कर रहे हैं. देन वी आर अटेंडिंग. सो लेट्स से कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे बहुत भूख लग रही है या मेरी ऐसी कंडीशन है, तो उससे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं डिसाइड किया जा सकता या डिकोड किया जा सकता. उस वक्त ये समझने की कोशिश करता है एक आयुर्वेदिक फिजिशियन कि आपके पहली बात कौन से दोषाज में इम्बैलेंस है, वाता में, पित्ता में, कफा में, कौन से कॉम्बिनेशन में इम्बैलेंस है. फिर कौन से धातु यानी कौन से टिश्यूज को उसने इफेक्ट किया हुआ है. यानी अगर दोषा हमारे स्ट्रक्चर के अंदर की एनर्जी है, राइट, जो सारा सब कुछ ध्यान रख रही है, तो वो स्ट्रक्चर किन चीज़ों से बना हुआ है. तो आयुर्वेद कहता है कि वो स्ट्रक्चर 7 टिश्यूज, 7 टाइप ऑफ लेयर्स हैं, उनसे बना हुआ है. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, राइट. इन सारे टिश्यूज के, टिश्यू इज द इंग्लिश वर्ड दैट आई एम यूजिंग, उसको संस्कृत में धातु कहते हैं. हमारी जो बॉडी है वो ये 7 टिश्यूज, टाइप ऑफ टिश्यूज से बनी है. रस यानी क्लोज टू लिम्फ, जैसे कभी आप के जल जाएं या आंसू या जो लिम्फ फ्लूइड है आपके बॉडी का, सीरस फ्लूइड, इट्स रस. रक्त यानी ब्लड, क्लोजर टू दैट ब्लड. आई एम नॉट सेइंग ब्लड एग्जैक्टली मीन्स रक्त धातु. जो ब्लड टिश्यू है आपके बॉडी का इज द रक्त. मांस इज क्लोजर, और यू कैन अंडरस्टैंड द फ्लैश, मसल्स. मेद मीन्स द लिपिड, फैट टिश्यू. अस्थि means the bones. Majja means the marrow. Not just that, the nervous system. अस्थि और मज्जा हेयर लॉस से कनेक्टेड है बहुत ज्यादा. इसलिए वो तो मुझे पता है. And then the last is shukra, which means the reproductive tissue of the body. So body इन सारे टिश्यूज से बना हुआ है. दोषाज एनर्जीज हैं जो, और इसके बाहर का जो एस्पेक्ट है कि हमें नरिशमेंट कहाँ से मिलती है, आहार से, फूड से, राइट. सो आपने फूड खाया, सारे दोषाज, तीनों दोषाज उस पर वर्क करते हैं, वो एक एक टिश्यू तक नरिशमेंट पहुंचाते हैं, ये समझ. लेकिन आपने जब मान लीजिए आपने रोटी खाई, ठीक है, तो वो रोटी आपके बॉडी में जाके किस चीज में कन्वर्ट होती है, कई ढेर सारी चीजों में. ढेर सारी चीजों. आप जो खाना खा रहे हैं वो ढेर सारी चीजों में कन्वर्ट होती है. कन्वर्ट करता कौन है? अग्नि इज द कन्वर्टिंग फोर्स. जो सो वॉट एवर फूड यू ईट, द अग्नि कन्वर्ट्स इट इनटू नरिशमेंट, न्यूट्रिशन एंड एनर्जी. And then that goes to all the dhatus. So that then gets absorbed. Right, ji? So it's like that. So Agni is a very important concept. Now this Agni, the intensity of Agni, or the behavior is a better word.
behavior of Agni is different for different constitution. As an individual, to know more about how my Agni's behavior is, why is it important? First of all, this is my most favorite question. अच्छा. बिकॉज एक बहुत सुंदर श्लोक है आयुर्वेद में, सर्वे रोगः जायन्ते अपि मंद अग्नौ. आयुर्वेद का एक स्टेटमेंट है कि सर्वे रोगः, सारे रोग, सारे एलिमेंट्स जायन्ते, होते ही हैं अपि मंद अग्नौ, अग्नि मंद होने की वजह से. इमेजिन अगर दोषा विशिएट हो जाए, इम्बैलेंस भी हो जाए, और आपकी अग्नि बहुत अच्छी है, वो बीमार नहीं होने देगी आपको. सो शैलेंद्र जी, आपने अभी मंद अग्नि के बारे में बताया, वो क्या होता है? मंद अग्नि का या मुझे कैसे पता चलेगा मेरी अग्नि इज नॉट परफॉर्मिंग? कई बहुत सिंपल साइंस और सिम्टम्स हैं. साइंस एंड सिम्टम्स दोनों होते हैं. सो मंद मीन्स स्लगिश, मंद मीन्स लाइक स्लम्प, अग्नि, राइट. सबसे पहला साइन है आपका जो नेचुरल भूख लगना है, आपको नेचुरली भूख नहीं लगेगी. नेचुरली हंगर इज अ गुड साइन. नेचुरल हंगर इज अ साइन दैट योर अग्नि इज ब्राइट. It is quite, but we need to be very mindful to differentiate between false hunger and natural hunger. Acidity में भी कई बार time waste wise या anxiety की वजह से भी आपको जो मन करता है, that is not a sign of, so it can be a little misleading. लेकिन कुछ और signs and symptoms से आप आपकी अग्नि जो है वो मंद है कि नहीं है पहचान सकते हैं. आपको कितनी रेगुलरिटी पे भूख लग रही है, उस भूख की क्वालिटी कैसी है, राइट. ये एक बात है. सेकंड, खाना खाने के बाद में आपको कित एक्सटेंट तक ब्रेन फॉग फील होता है. मोस्ट ऑफ द लोग लाइक ऐसे खाना खाए नहीं कि हम नेक्स्ट सोने. हैव यू नॉट रियलाइज्ड मोस्ट ऑफ द पीपल नीड अ टी और कॉफी ब्रेक पोस्ट मील्स, बिकॉज what that does, it just kind of, it creates a mask in the tannic acid or caffeine. They are just intense brain stimulant. और शैलेंद्र जी, एक पर्सनल वो याद आ रहा है. आई रिमेंबर जब आपने मेरे लिए गेहूं की रोटी बंद करवाई थी, right, और मैंने लाइफ में पहली बार गेहूं की रोटी बंद करके ज्वार बाजरा नॉन ग्लूटेन रोटी शुरू की. तब मुझे समझ आया कि फ्रेश फील करना, लाइट फील करना. सो द रीजन इज बिकॉज गेहूं ग्रेन्स में सबसे हेवीएस्ट है. उसमें जो पृथ्वी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब जो पंच महाभूत की उसमें जो पृथ्वी गुण है, द हेवीनेस क्वोशंट बहुत ज्यादा है. गेहूं डाइजेस्ट करने के लिए आपको बहुत सॉलिड अग्नि और बहुत सॉलिड वर्कआउट की जरूरत है. हमारी ना ही अग्नि बहुत सॉलिड है और ना ही हमारा वर्कआउट है. इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि हम सब एक रसायन, एक इम्यूनिटी बूस्टर मॉड्यूलेटर जानते हैं, च्यवनप्राश, राइट. हम सब च्यवनप्राश कितना खाते हैं बताया गया, 1 चम्मच खाते हैं. लेकिन जो आयुर्वेद में हमने पढ़ा और जो जब बनाया गया था च्यवन ऋषि के लिए, एक सर्टेन इंद्र ने या जो दूसरे डेटीज थे, अश्विनी कुमार करके जो हीलर्स थे, वो एक ऋषि हुए च्यवन. वो बहुत बीमार और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो उनको च्यवनप्राश की रेसिपी बताई कि आप ये बनाओ, और उनको कहा कि सिर्फ यही खाओ. ओके. नाउ अगर आप 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा च्यवनप्राश खा लेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी वेरी बैड स्टमक. ओके, इट विल disturb you. You may probably get tremendous like loose motions. So imagine 3000 4000 years ago what they had mentioned. उस वक्त के लोगों की अग्नि कैसी थी कि च्यवनप्राश was the food, कि च्यवनप्राश खा के ठीक हुए. ऐसा नहीं कि खाना भी खा रहे थे और फिर 1 ही चम्मच च्यवनप्राश खा रहे थे. ओके. सो हमारी जो अग्नि है, इनफैक्ट इफ यू विल सी, सबको हम अगर अग्नि लेवल पे असेस करने लगे, इतनी ढेर सारी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, फ्रॉम थायराइड टू डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, PCOD, ओवरवेट, ऑल ऑफ दीज आर ऑल डिजीजेज ऑफ स्लगिश मेटाबॉलिज्म, मंद अग्नि के डिजीजेज हैं.
सो आप जो पूछ रहे थे कि मंद अग्नि का साइन क्या है, बल्कि होते रहना, डिस्पाइट, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर पीपल हु आर ओवरवेट, रिमेंबर दिस, जो लाइटर है या करेक्ट वेट में भी है बट दे फील दे आर हैवी, उनको अपने अंदर जब हैवीनेस की फीलिंग आती है तब उन्हें जानना चाहिए कि अग्नि मंद है. तो एक साइन ये भी हो गया विच इज एनर्जी लेवल. एब्सोल्युटली. राइट, अगर मुझे So you have to drag yourself. If you are dragging yourself, pushing yourself, stimulating yourself through other things, these are signs that the Agni is mand. Unclear burps आना, burps में भी food का taste आना या other than that, that is an Agni problem. दूसरा अग्नि का प्रॉब्लम ये है कि आपके मोशंस में, स्टूल्स में इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स दिखना. तो शैलेंद्र जी, चलो ये समझ आ गया अग्नि कितना जरूरी है. मंद अग्नि कैन लीड टू सो मेनी हेल्थ इश्यूज दैट अ यंग इंडियन टुडे इज फेसिंग, राइट. क्या किया जा सकता है अग्नि को ठीक करने के लिए? कई चीज़ें. आई फील जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ किया गया है, इज एक्चुअली वेरी वेरी एंशियंट. फास्टिंग, द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट for any health issue in Ayurveda, or for most of, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, लंघनम. लंघन means go light. Okay, which meant to have water or to be on water or to be on fluids which are lighter or to be on food which are much lighter. But I want to complete this, Ji. Even when it comes to water, they were such amazing genius people. They had defined what kind of water. उन्होंने एक सुंदर व्याख्या की थी पानी के बारे में कि किस तरह की पानी का क्या असर होता है और कब पानी पीना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है जी कि अग्नि से ही रिलेटेड जब बातचीत हो रही है तो वी शुड टॉक अबाउट अग्नि का जो ऑपोजिट होता है, जल. वाइल इट्स अ गट, इट्स अ चैनल, इट इज नॉट अ गटर. We cannot be doing this to ourselves. कि आप ढेर सारा इतना पानी. It's your gut, not your gutter. Absolutely जी, क्योंकि हमें इतने साल इतने लोगों से मिलते हैं और कहते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले एक काम करते हैं, 2-3 ग्लास पानी पी लेते हैं. भाई क्यों? प्यास नहीं है, राइट, नीड नहीं है, और ये गटर नहीं है कि आपने ऐसे ले लिया और फ्लश करना शुरू कर दिया. वी डू नॉट रियलाइज वो किस तरह का सेल्यूलर फ्लूइड लोड किडनी पे, पानी हमारे अंदर जाकर के इंटेस्टाइन से फिर ब्लड में आता है, हार्ट पंप करता है, किडनी तक सेंड करता है, फिर जाकर के तो वो फिल्टर होकर के यूरिन बनता है या स्वेट बनता होगा. यू हैव अननेसेसरली क्रिएटेड सो मच लोड. नॉट जस्ट दैट, वो जो अग्नि विच वॉज वेटिंग टू हैव डाइजेस्टेड समथिंग विच हैज नरिशमेंट, यू डोज दैट ऑफ. आप एक अग्नि बस रेडी हो रही थी, might as well you should eat, or if not, I'm not saying that you should not drink water. The quantity first of all, उतनी ज़रूरत है क्या आपको? Maybe start with a herbal tea, more alkalizing, supports the Agni. Start with a fruit. Agni, you're hungrier, your body is waking up. Give your body a fruit which is lighter, which has so much juice. Your Agni digests it and becomes much more stronger for the next meal. So this is the method. There is a way of moving from intermittent fasting, like from fasting towards food, towards eating. Like you are not at all doing great or good for yourself if you're fasting 14-16 hours and the first meal you break is like mammoth. This is really criminal. It's almost as if for 15 hours you have deprived your stomach of something and then you just shock it. और मैंने देखा है लोगों को ऐसे इंटरमिटेंट करने की, रुक जा मैं बस 6 बजे मेरा बज रहा है, नाउ ब्रिंग द बटर नान एंड पनीर बटर मसाला. So कई बार and people like, लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप प्रिंसिपल्स नहीं समझे. हम थोड़े से, we are actually very impatient, and maybe because the way we are, tips मिलते हैं, shortcuts है, and we are so desperate about results, we do not care about principles. Science is very important. Body is functioning with so much tremendous subtle intelligence
and I feel very, very eager, passionate to share all these amazing laws we have understood in Ayurveda, the fluid laws, the food laws, these Agni concepts. कि आप हमें बताया गया था कि एक सब्जेक्ट है, उसे कहते हैं काय चिकित्सा. सो हिंदी और संस्कृत में काय यानी योर फॉर्म. एक और प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि आप अगर आयुर्वेद में और डीप जाओगे तो उन्होंने एक श्लोक निकाला, काय नाम रूप अग्नि ही. काय चिकित्सा मतलब अग्नि चिकित्सा. इट इज ट्रीटमेंट ऑफ योर अग्नि. सो जो सारी मेडिसिन साइंस है हम जो पढ़ते हैं आयुर्वेद में, वो इट कम्स अंडर अ सब्जेक्ट कॉल्ड काय चिकित्सा. सो शैलेंद्र जी, त्राया में जब हम हेयर लॉस को मैनेज करते हैं, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट या कोई प्रोडक्ट है जो अग्नि पे काम करता है? हम त्राया में हम तीनों चीज़ पे काम करते हैं. ओके, हम दोष पे काम करते हैं जो हेयर फॉल, हेयर लॉस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है, जो पित्त है, राइट. धातु, जो टिश्यूज़ की बात कर रहे थे, हम अस्थि और मज्जा धातु पे, उसके पोषण पे काम करते हैं. और हमारे ढेर सारे जो कई हर्ब्स हैं विच आर हिपैटोटॉनिक, जो लिवर पे, जो अग्नि पे काम करते हैं. सो जो हमारा हेल्थ तत्व है, जो डाइजेशन पे, मेटाबॉलिज्म पे काम करता है. फिर जो गट शुद्धि थी, जो गट मोटिलिटी, क्योंकि आपका अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो भी अग्नि आपकी इम्बैलेंस हो जाएगी, राइट. तो जो ऑर्गन्स पे, जहाँ पे हमने भृंगराज यूज़ किया, जहाँ पे हमने पिपली मूल यूज़ की, कि कहीं पे हमने हरितकी यूज़ की, इन सब हर्ब्स के थ्रू हमने अग्नि पे ही काम किया ताकि अग्नि इम्प्रूव हो सके, एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो सके. दोनों चीज़ों का हम जो अपने हर्ब्स के थ्रू जो हम टॉनिक्स दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं उनका, और जो आप न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो सके. एंड आई थिंक शैलेंद्र जी, इतना ज़रूरी है ये प्रिंसिपल समझना, बिकॉज लोग क्या कर लेते हैं, जैसे कुछ सुन लेते हैं भृंगराज विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी साइंस क्या है. वो अब भृंगराज खाना था, वो खाने से पहुंच गया शैम्पू के अंदर. इमेजिन वाइल नहीं, वो तो भृंगराज की खूबी है कि वो इतने मल्टीफैसेटेड है कि वो शैम्पू के थ्रू भी काम करेगा, लेकिन वो इंटरनली, लाइक जैसे वो अगर आप हेयर ऑयल भी बना रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जिस तरह से वो आपके स्कैल्प को, आपके फॉलिकल्स को नरिश करता है, इमेजिन इट्स पोटेंसी, both because it will travel and it will reach the right tissues for nourishment and for the kind of result you want. So भृंगराज में वो खूबी है. But yes, it should not be just only reduced to, like, भृंगराज is not just only for hair, like it's one of the most fantastic liver tonic. आप liver related सारे problems जो हैं, like जो एसिडिटी हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, जॉन्डिस, सिरोसिस, इन सारे कंडीशंस के ऊपर आपके फैट बर्निंग, इट्स वन ऑफ द अमेजिंग फैट बर्नर. बट आई डोंट वांट टू प्रमोट इट लाइक दैट. यू नीड टू यूज इट इन द राइट कॉम्बिनेशन, इन द राइट डोसेज. शैलेंद्र जी, मैंने सबसे पहले आपसे कॉन्सेप्ट सीखा और समझा कि फूड कितनी बड़ी मेडिसिन है, राइट. एंड कितना कुछ बॉडी में हील किया जा सकता है सिर्फ खाने से. सो कमिंग फ्रॉम दैट, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हमें हमारे फॉलोअर्स से फूड रिलेटेड. आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क द फर्स्ट वन, विच इज़ कि मील साइज कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए, प्लेट में कितना खाना होना चाहिए. मैंने अभी बहुत ही हाल फिलहाल में उसे डिफाइन करने की कोशिश की है कि हमें एक्चुअली 3 तरह के मील्स खाने चाहिए. ओके, हमें माइक्रो मील्स खाने चाहिए, हमें मिनी मील्स खाने चाहिए, और हमें मेगा मील्स खाने चाहिए. आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन जी. व्हेन इज दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग एनर्जी? अब दिन में ऐसा कौन सा समय होता है जब आप एनर्जी स्पेंड नहीं करते? रात को मेरा दिन ख़त्म हो जाता है, मेरा कोई वर्कआउट नहीं होता, कुछ नहीं, मैं खाती हूँ और नाइट सूट पहन के सोने जाती हूँ. सो लेट्स से हम ये बिलीव करते हैं कि ऑलमोस्ट शायद
नींद में जब हम सोते हैं तब हम मिनिमम एनर्जी स्पेंड करते हैं, राइट? लेकिन हम दिन भर एनर्जी स्पेंड कर रहे होते हैं, राइट? अगर हम हमारे जो नरिशमेंट है उसे हमारे एनर्जी एक्सपेंस से कनेक्ट कर दें और इस बेसिस पे कि माइक्रो, मिनी और मेगा मील्स के कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आप कंटिन्यूसली अपने आप को रिचार्ज भी रख पा रहे हैं और बैलेंस भी रख पा रहे हैं. द सिचुएशन विद पीपल राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली एक लॉपसाइडेडनेस हो गई है. या तो हम एकदम ही कुछ नहीं खाते और जब खाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितना हमारा एग्जैक्ट पोर्शन होना चाहिए, क्योंकि हम कई लोग सेशिएट होना भूल गए. वो जब आप छोटे छोटे मील्स खाना शुरू करेंगे, लाइक अगर आप हर्बल टीज लेना शुरू करेंगे, फ्रूट्स खाना शुरू करेंगे, उसके बाद में आप अपने मेगा मील की तरफ जाएंगे, उसमें भी इफ इट कैन कंप्राइज मोर ऑफ वेजिटेबल्स and then some pulses, legumes and very little grains, in few days you will start to understand that you can actually feel full in food just too fistful. आपने ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की शैलेंद्र जी, जब मैं बहुत ही हैवी कार्ब एक मील में मेगा कार्ब मील खाती हूँ तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मुझे उतनी ही ज़ोर से फिर से भूख लगती है और फिर मैं फिर से सेकंड मेगा एंड देन आई एम इन दैट साइकिल ऑफ कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ. रीज़न ये है कि अगर आपने हाई कार्ब मील लिया है तो आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक होगा, राइट? अगर आपके पैंक्रियाज अच्छे हैं, एक्टिवेटेड हैं, सो पैंक्रियाज को समझ में आएगा कि ये शुगर लेवल मुझे कंट्रोल करना है. वो उस तरह के इंसुलिन सिक्रेशंस करेंगे, लिवर अपने दूसरे एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा, वो उसे एग्रेसिवली डाइजेस्ट करेंगे. जब वो उसे एग्रेसिवली डाइजेस्ट करेंगे तो आपके बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत जल्दी से नीचे आएगा. यू फ्रॉम अ स्पाइक यू मूव टूवर्ड्स अ डेफिसिट. नाउ in deficit, body is like feeling in the need of, now it says that I want energy. To get energy for you, it will make you feel hungry again intensely. So to break this pattern, it is very important that we have smaller and regular meals. And how regular? So like let's say if you just had a cup of herbal tea or any healthy chai or any healthy small meal, we can call it a micro meal. वो माइक्रो मील बॉडी में आपको 1 से 1.5 घंटे तक की एनर्जी देगी. देन प्लान दैट योर नेक्स्ट मील शुड बी आफ्टर 1 or 1.5 hours. If you are eating a fruit or you are eating a bowl of soup, we can call it a mini meal, right? Mini meal will last you, will give you energy for maximum 1.5-2 hours. So you will need to be ready for your next meal after 2 hours. If you eat a decent portion of mega meal, it will give you energy for 3.5 hours. You should plan your next micro meal, like to eat it after 3 or 3.5 hours, around that time. When you start to follow this rhythm and cycle, you will actually see that you have become free from cravings. Not just that, you have become free from the need of stimulants. Why? Because you are maintaining a very stable energy levels, Agni level throughout. So coffee पी के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So coffee you will drink because you enjoy coffee, not that you need coffee. Because coffee is amazing, that's why you want to have your coffee, and that can be once a while, or that can be a small of sort of a mini meal or micro meal, but it will not be, you will not be addicted, you are not dependent on it. चंद्र जी, मैंने ये सुना है कि नॉनवेज फूड खाने से आप अग्रेसिव हो जाओगे, और ये क्या ऐसा कुछ है आयुर्वेद में? 2 बातें हैं. Non-vegetarian food, along with a lot of other vegetarian food also, they fall in a category of tamas, like they are tamasic.
अगर फूड को किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो बॉडी में, तो उस पर अगर डिफ्रेंशिएट करना हो या समझना हो तो उन्होंने बताया कि 3 तरह की एनर्जीज को प्रोड्यूस करती हैं, सात्विक एनर्जी, राजसिक एनर्जी और तामसिक एनर्जी. सो नॉन वेजिटेरियन फूड, for that matter, a lot of other food can fall into a category which can be called rajasic ya tamasic. It can excite you. And excitement can also make you aggressive. But it may be wrong to say that non-vegetarian food will produce anger inside you. On the contrary, I feel the opposite is right. Undernourishment creates anger and irritability. Fatigue creates anger. Because you are undernourished, either you are dehydrated cellularly, or if you are not musculoskeletally nourished and you feel weak. वीक लोग ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, उनमें पेशेंस कम होता है, राइट? तो वीकनेस या नरिशमेंट कोशेंट लो होने से आपको गुस्सा आ सकता है. ब्रेन फॉग या इमोशनली डिस्टर्ब सिचुएशन में रहने से आपको गुस्सा आएगा. आपकी नींद अगर बहुत गहरी, साउंड, पीसफुल नहीं है तो आपको गुस्सा आएगा. या आपकी अगर ब्रीदिंग बहुत शैलो है, एंड इफ यू हैव नॉट लर्नड हाउ टू बी सेंटर्ड, स्टेबल और एंकर्ड, तब आपको शायद गुस्सा आएगा. शायद नॉनवेज फूड में नॉट be the direct reason. Got it. So शैलेंद्र जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आयुर्वेदा में मना करते हैं, right. और वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है. जैसे दही ले लीजिए, या दूध ले लीजिए, या फर्मेंटेड चीज़ें ले लीजिए, राइट? मैंने आपसे हमेशा सुना है कि स्पेशली हेयर लॉस, मेरी जो लर्निंग है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो हेयर लॉस को लेके है कि ये बंद किया जाए. बिल्कुल. तो ये बंद करने का कॉन्सेप्ट अगर आप समझा पाए, क्योंकि अगर मैं कोई दूसरी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाऊंगी, वो बोलेगी दही इज सो गुड, इट्स प्रोबायोटिक, गुड फॉर गट, हैव मोर दही, राइट? और हम यहाँ हेयर लॉस में 200% दही बहुत ही पोषक है, बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत नरिशिंग है. मैं हमेशा से ये बताने की कोशिश किया हूँ कि हम अगर फूड को एक अलग, वापस से एक पर्सपेक्टिव से देखें, कि उसे हम अगर 3 कंपार्टमेंट्स में डालें. 2 कंपार्टमेंट हम बहुतों को पता है अभी तक. अ लॉट ऑफ अस नो अनहेल्दी फूड विच मीन्स लो ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू, एंड हेल्दी फूड विच मीन्स हाई ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू. बट वेरी वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड हीलिंग फूड. Why? Because let's say when there is a certain condition. So आपने अभी कहा कि आयुर्वेद कहता है कि दही मना किया. आयुर्वेद नहीं कहता. आयुर्वेद कहता कि एक सर्टेन कंडीशन में आप यही फूड खाएंगे, इसके अलावा दूसरी चीजें आपको हार्मफुल होंगी. So dahi khana for a healthy individual with no health issues is absolutely fine. 100%. Because you'll be able to say, for example, I come to you, okay? And I tell you that I am extremely low and drained and depleted on energy. And you ask me, why are you feeling so low and drained? And I tell you that I've been passing a lot of loose motions. And I ask you कि आप मुझे कुछ एकदम energizing, बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला फूड दे दीजिए. क्या आप मुझे एक बोल भर के कैश्यू नट्स देंगे, या आप मुझे पतला मूंग दाल खिचड़ी देंगे? मैं आपसे आर्ग्यू करूं, आप मान लीजिए आप मुझे मूंग दाल खिचड़ी देंगे, राइट? मोस्ट ऑफ कॉमन सेंस कि हम मूंग दाल खिचड़ी खाएंगे. कई लोग तो कांजी पी लेंगे, पानी पी लेंगे, या कुछ भी नहीं लेंगे अगर लूज मोशन हो रहा है तो. मैं आपसे आर्ग्यू करूं कि सलोनी जी, मेरी एनर्जी ड्रेन्ड है, मुझे हाई इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है, आप मुझे कैश्यू नट क्यों नहीं दे रहे हो? हाई कैलोरी, फुल ऑफ एनर्जी, राइट? Cashew nut is extremely healthy, but in my condition, it may not be healing food. This is exactly what we are trying to tell, that when you have a condition, your doctor, your physician will try to tell you that follow this routine. This is healing for you. All healing regimes are supposed to be temporary. जितना ज़्यादा आप उसे पूरी तरह फॉलो करेंगे,
उतनी जल्दी आप उससे आगे हीलिंग से हेल्दी फूड की तरफ जा पाएंगे. बट पीपल काइंड ऑफ, हम वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कि इसमें क्या गलत है. गलत कुछ भी नहीं है. आपकी अग्नि में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह के फूड को डाइजेस्ट करे. आप अभी जिस सर्टेन सिचुएशन में हैं, जब हेल्थ कंडीशन में इंटरनली एक सेंसिटिविटी डेवलप होती है. आवर गट बिकम्स सेंसिटिव टू सर्टेन काइंड ऑफ फूड. सो कुछ फूड के साथ उसका इंटरैक्शन बहुत खराब होता है. वो और इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकती है, वो मेटाबॉलिज्म को और स्लगिश कर सकती है. और कुछ फूड इन्फ्लेमेशन को काम डाउन कर सकते हैं, पैसिफाई कर सकते हैं. तो जब हम कहते हैं कि ये चीज़ आप मत लो, तब हम एक्चुअली कह रहे हैं कि इस कंडीशन में है इसलिए मत लीजिए. ये कंडीशन ठीक करके आप फिर लीजिए. हीलिंग से हेल्दी में जाइए. यस. वंडरफुल. सो शैलेंद्र जी, जो मुझे समझ आया कि 3 टाइप के लोग हैं. अनहेल्दी, जो अनहेल्दी खा रहे हैं. नॉर्मल हेल्दी ईटिंग, which is a healthy diet, and there are instructions on how to eat healthy diet. And then there is a healing one where food can be actually used to treat a condition. Completely. है ना? Completely. तो जैसे अगर मुझे हेयर लॉस है तो मैं हीलिंग बकेट में हूँ, और मेरे लिए क्या सही है, क्या बंद करना है, इज वेरी डिफरेंट फॉर अ हेल्दी पर्सन. 100%. है ना? That's exactly. एंड इट्स नॉट लाइक कि आप बोल रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए दही बंद कर दो. इट्स लाइक अ डिटॉक्स प्रोग्राम. 3 months, 4 months, and I will slowly move to healthy, and I can then eat everything. There's a better word, I feel. When in a health condition, you become sensitive. Your system is sensitive. So it's not detox, it's desensitized program. उस सेंसिटिविटी को आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, और आपके नरिशमेंट, जो रीप्लेनिश कोशेंट है, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. वंडरफुल. सो एक भृंगराज किसी प्रोडक्ट में अगर मैं डाल दूं तो क्या वो आयुर्वेदिक बन जाएगा शैलेंद्र जी? आयुर्वेदिक बन जाना, या मान लीजिए वो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी के अंडर ही आए, लेकिन उसकी पोटेंसी कितनी हद तक अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, वो बहुत ढेर सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. कि उन्होंने सिर्फ एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लिया है, या कितना कॉन्सेंट्रेट ऑफ एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है, किस फॉर्म में यूज़ किया है, क्या कॉम्बिनेशन में यूज़ किए. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट जो कंज्यूमर है वो इन चीज़ों की स्टडी करे, और सिर्फ लेबल देख करके. क्योंकि हमें अब जैसे एलोवेरा जेल्स मिलते हैं, राइट, आई जस्ट टेक वन एग्जांपल. एलोवेरा जेल का इतना ज़्यादा बड़ा स्कैम चल रहा है. जो भी जेल फॉर्म में है उसे एलोवेरा जेल के नाम पे सेल किया जा रहा है. जो बेस्ट क्वालिटी एलोवेरा जेल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम 30 to 35% एलोज प्रेजेंट होते हैं. और उसकी प्राइस डिफरेंस, और जो रेगुलरली आपको जो बहुत लूज जेल्स मिल जाते हैं, दे आर नॉट इवन एलोवेरा बेस्ड. उसमें बहुत थोड़े से, या उन्होंने मान लीजिए यूज़ भी कर लिया हो, लेकिन कितने कॉन्सेंट्रेशन में, उसका परसेंटेज कितना है, ये ऑथेंटिसिटी. इसीलिए कई बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका सोर्स और कितनी एस्टैब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च बेस्ड है या नहीं है, कितने ऑथेंटिकली उन्होंने उसे प्रमोट करें. साइंस और ढेर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. शैलेंद्र जी, सो अगर मैं एक प्रोडक्ट ले रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आयुर्वेदिक है या नहीं? ऐसी कोई हर्ब है कि ये आयुर्वेदिक होती है? जैसे त्रिफला है तो ये आयुर्वेदा है, आंवला है तो क्या वो भी एक प्रोडक्ट में अगर एक आंवला इंग्रेडिएंट डाल दिया है तो क्या वो भी आयुर्वेदिक बन जाएगा? हर्ब्स के प्रेजेंट होने से ही वो आयुर्वेदिक हो जाएंगे. सो if there is herbal presence, it comes under an Ayurveda preparation or naturopath. But all of them are kind of, Ayurveda is a huge umbrella and it is under Ayurveda. Got it. So Shailendra ji, now I want to understand importance of consumption. Right? बहुत बार क्या होता है कि आयुर्वेद में लिखा होता है कि कोई हर्ब अच्छी है, जैसे आंवला अच्छा है,
और उसका फिर एक मिसयूज होने लग जाता है इन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. जैसे आपने एक चीज़ बताई बहुत इंटरेस्टिंग कि क्या परसेंटेज में वो प्रेजेंट है, वो बहुत ज़रूरी है. कैसे हमें पता चले कि ये हर्ब्स खानी चाहिए या ये हर्ब्स लगानी चाहिए? There's a science behind, meaning there's this proper instruction ki which one is good for ingestion and which one is good for application, etc. And this information is very easily available. In what combination it can be an irritant, in what form it is an irritant, and at what dosage also it is irritant or it is kind of beneficial. Say for example, कई बार सिर्फ आंवला शॉट मान लीजिए ले लेना है आपको. नॉट मैनी रियलाइज दैट taking that strong concentrate, and if your gut is not used to, if the stomach is sensitive, it can trigger kind of an irritation, because हमारी ऐसी आदत होती नहीं है और आप अचानक से ऐसे सब फॉर्मूलाज स्टार्ट कर देंगे. इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया क्योंकि ये बहुत ट्रेंड हो रहा है कि भाई विटामिन सी डेफिशिएंसी है, ये हो रहा है तो आंवला शॉट ले लो. सो शैलेंद्र जी, मैंने त्राया में आके ये समझा कि लोग हर्ब्स भी खाने से डरते हैं और वो होम रेमेडी की तरफ चले जाते हैं. तो जैसे अगर किसी को विटामिन सी डेफिशिएंसी है, हेयर लॉस हो रहा है, वो बोलेंगे अच्छा मैं आंवला शॉट ले लूँगी पर मैं हर्ब खाना नहीं चाहती. जी, this fear is very very natural in our country because of the many blunders the quacks have done. Okay, and it has disgraced Ayurveda. As I was just telling you, that anything that's herbal becomes Ayurvedic because it will be under Ayurveda. So all herbal is not Ayurveda? Yes, but जी. all Ayurveda is herbal? Yes, एग्जैक्टली क्योंकि एडल्ट्रेशन, साइंस और मिक्सचर्स जो यूज़ होते हैं, क्वालिटी, ये ढेर सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. और आयुर्वेद में एक सेगमेंट था रसशास्त्र, वेयर आयुर्वेदा वेंट वेरी डीप इनटू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज़ minerals and metals and a lot of other non-metals, etc., medicinally. But they had a proper science of doing it. Unfortunately, a lot of people like did not use it properly, and that led to a lot of serious health issues. What suffered? Ayurveda suffered and its name suffered. So people are not wrong if they are afraid that Ayurvedic medicines लेने से किडनी खराब हो जाएगा या लिवर पे असर होगा. जिनमें मेटालिक प्रेजेंस है, they need to be cautious of that, not of herbs. Mercury and other things, they come directly from the soil into the plant. So if mercury is the concern, then Ayurveda medicines, herbal medicines are not to be blamed for. Why? Because the other vegetables also that you are eating comes from there. In fact, the highest concentration of mercury that comes in the body is through fish. That's true. Right? And not through herbs. So unfortunately, if there is a mercury present, it need not necessarily be through the Ayurvedic medicines. So शैलेंद्र जी, लेट्स से कि मुझे विटामिन सी डेफिशिएंसी जी. है और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं रोज सुबह एक आंवला शॉट पीऊँ वर्सेस मैं एक आयुर्वेदिक हर्ब टैबलेट खाऊं जिसमें 3-4 चीज़ें हैं और खूब सारा आंवला भी है. What is better and why? Yes. So if it is just for a general well-being, maybe that amla shot may be good for you. But certain specific combinations, जैसे हमारे हेयर लॉस, त्रया पे हमने कुछ certain specific combination यूज़ किए, वो सेल मेडिएटेड, सेल टारगेटेड कॉम्बिनेशंस हैं. हमने समझा कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में हम इन सेल्स को एक्टिवेट कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे, नरिश कर पाएंगे. मे बी अलोन, अगर इफ इट वॉज जस्ट दैट ईजी जी, हाउ मच विल इट टेक फॉर यू एंड मी टू मेक आंवला कैप्सूल्स या छोटे छोटे वो शॉर्ट्स वाले पाउचेस बना करके, राइट? सो what works is actually the combination, and a combination makes a certain herb
or decides its potency and the impact Got and the it. results. Got it. So सिर्फ आमला शॉट alone is not good. We need a combination because वो absorb होना भी जरूरी है. वो ट्रांसमिट वो होके वहां तक ट्रांसमिट होकर के आपके धातुओं पे, पहुंचना. आपके टिश्यूज पे, आपके दोषास को बैलेंस करना है, आपके अंदर नरिशमेंट लेकर के आनी है, जो डेफिसिट्स हैं उसको करेक्ट करेगा. सो शैलेंद्र जी, हम ये समझ गए कि हर्बल और आयुर्वेद में क्या डिफरेंस है और कैसे पीपल शुड बी केयरफुल अबाउट ट्रस्टिंग समथिंग एज आयुर्वेदिक. हम ये समझ गए कि कंजम्पशन कितना ज़रूरी है. ये बताइए कि आयुर्वेद और होम रेमेडी में क्या फ़र्क है? The same difference which is between your chili and wasabi. Okay? यानी कि ग्रीन चिली भी तीखी है और वसाबी तो तीखी है ही. होम रेमेडी सेम एक्शन करती है बट मे बी जेंटलर. उसकी पोटेंसी जो है थोड़ी सी कम होगी. और जो हर्ब्स होती हैं उनकी पोटेंसी बहुत इंटेंस होती है. सो जिसकी भी पोटेंसी हाई रहती है उसकी क्वांटिटी छोटी हो जाती है. होम रेमेडीज आप एक चम्मच भर के ऐसे फांकी लेंगे. हम नहीं मुखवास खाते. मुखवास इज अ होम रेमेडी. अजवाइन, जीरा, वो सब आप जो लेते हैं इतनी बड़े बड़े क्वांटिटीज में खाते हैं. इट हैज़ उसकी पोटेंसी सॉफ्टर होती है. सो सॉफ्ट होने की वजह से इंटेंस इम्पैक्ट नहीं आता. सो अगर मैं हेल्दी बकेट में हूँ तो आई कैन प्रॉबेबली यूज ऑल द होम रेमेडीज. बट अगर मैं बीमारी वाली बकेट में हूँ जहाँ मुझे हील होना है, ट्रीट करना है, तो मुझे आयुर्वेद के पास जाना पड़ेगा. होम रेमेडी विल नॉट बी गुड 100%. इनफ. And you should also ask why. Why? For the same reason. जो हर्ब्स होते हैं उनमें पावर होती है कि वो आपकी अग्नि को वापस से प्रज्वलित कर सकते हैं. अग्नि वापस से इट कैन लिट द फायर अगेन. होम रेमेडी में उतनी पोटेंसी नहीं होती. आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन एग्जाम्पल. मान लीजिए जो अग्नि का जो कॉन्सेप्ट है या होम रेमेडी, और अगर आपके घर में, ओके, जस्ट विजुअलाइज दिस, कि आपके घर में अचानक से लाइट चली जाए और पूरा अंधेरा आ जाए. ठीक है, हम क्या जलाएंगे? कैंडल. हम कैंडल जलाएंगे, राइट. उससे कितनी रोशनी होगी? अच्छी खासी रोशनी होगी. लेकिन आपके घर में एक और सोर्स ऑफ फायर है, आपका चूल्हा, बर्नर. लेकिन आप बर्नर अगर ऑन करेंगे उसमें भी फायर है, मोर फायर, बट विल देयर बी लाइट? No. But you can cook on the burner. You'll be able to cook your food on the burner. Will you be able to cook your food on the candle? Right? So, home remedy is like candle. It's more light, gentler, but the intensity of the heat is lesser. The herbs, Ayurvedic medicines, are very specifically more like the burner. लाइट इतना नहीं होगी लेकिन छोटी सी ही इंटेंसिटी से इट कैन कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म. शैलेंद्र जी, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ होलिस्टिक हीलिंग? To me, it is when you understand the balance between activity, rest, food, and fasting. Anyone who is able to create balance between these four, your activity, then your restorativity. You're active and then you're sleeping, you're resting, you're eating, and then when you're fasting, when you're giving rest to the system. This balance is holistic. Shailendra ji, now I'm going to take you to our next segment, which is called What the Health segment. What the health? ठीक है, I'm going to read some sentences here और आप बताइए कि इसमें क्या सच है और क्या गलत है. राइट, द आइडिया हियर इज कि आप जैसे एक्सपर्ट से हम ये सारे मिथ्स, अगर इसमें कुछ मिथ है तो वो बस्ट कर सके और क्लैरिटी ला सके कि क्या फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं. सो लेट्स बिगिन. आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैव साइड इफेक्ट्स. Anything that has effect will also have side effect.
How is that possible that something only has effect and no side effect? So if you use it without knowledge, in the wrong dosage, wrong timing, wrong combination, or wrong source, will have side effect. Got it. Ayurveda is just about herbs. Ayurveda is about nourishment, lifestyle, food, and your constitution, and keeping all of that in mind, then maybe choosing herbs. Ayurveda medicines take longer to work. You come very late to Ayurveda, that's why it takes longer. You come. If Yes, there was a hamper here, I would have given you. Ayurvedic medicines cannot treat new age diseases. myth. In fact, I feel it is going to be an Ayurveda age because the way Ayurveda understands pathogenesis and nourishment, other sciences maybe do not. Ayurveda will be able to nourish you physiologically, mentally, emotionally, and also spiritually. And there's so much work and evidence that by working on your emotions, working on your mental conditionings, and spiritual science healing, they are reversing so many conditions. So I feel it is the age of Ayurveda. Truly holistic. Um, Ayurvedic doctors and traditional healers are not the same. True. Okay. Ayurvedic medicines do not have an expiry date. Myth. Because the potency of a juice is lost within the first 20 minutes. Wow. The potency of a decoction is lost in 3 to 4 hours. The potency of a paste is lost within 3 to 4 days. The potency of a powder is lost after 3 to 4 months. These are the shelf lives and the expiry. And you can, with right combination and the methods, you can try to increase that. There are only few things which do not have expiry. In fact, the older they get, the more potent they become. So medicated ghee, all kind of grit, become more potent with time and age. And everything that's asava nourished, the fermented syrups, with time and age, they will only become more potent. And the third medicine, if at all it is purely metallic base, like bhasma, they are ageless. That brings us to end of this segment. So Shailendra ji, we went out and asked people कि आपको क्या questions है from Ayurveda, and I have some questions here that came in. What sets Ayurveda apart from modern medicine? मतलब Western and homeopathy medicines. मतलब I think the person is asking the difference and what sets Ayurveda apart from Many other things. sciences. The most primary thing is the principles that we follow. Ayurveda has its own established anatomy, physiology, and understanding about body, its mechanisms internally, and basis that it looks into health and it looks into disease, basis its own laws and principles. So this is how Ayurveda is very different. My name is Rohit. I'm 28 years old from Bhopal. I'm not able to digest anything properly. I can't understand where I'm going wrong with my diet. Can Ayurveda help me with my digestion? If yes, how? So maybe Rohit should examine the amount of grains that he is eating and the number of times he is eating and the times when he's eating when he's not hungry. And if he can go a little lighter on his food, include fruits, more vegetables, very little grains, and keep his dinner super light, like soup, just for few weeks, he'll start to see that his system has worked. Another thing, we need to also see how active or sedentary life Rohit has. Is he kind of just on only on the couch, or he exercises? Is he keeping himself hydrated? Is there movement, right blood circulation? Got it.
There you go, Rohit. You know exactly what to do. Get up and start moving. I have heard certain alcoholic drinks are okay to consume for specific doshas. Is it true? What are Ayurveda's thoughts about alcohol? Now, I feel this is the height where you want to take Ayurveda as an kind of excuse for yourself to enjoy your drinks. Um, अब सब no, जवाब मिल रहे आयुर्वेदा से तो ये भी पूछ absolutely. लेते I हैं. don't think, while Ayurveda medicines, there are fermented and they have alcohol base. However, Ayurveda is not sponsoring any vodka or gin or wine. Okay. Bad news. Okay. My parents are both diabetic. I am pre-diabetic too. I want to know if there are any medicines that can help me reverse my diabetes. I feel if you can strictly cut down, like if the person can understand uh, the sources of high carbs through the grains and then sweet, etc., and bring an element of some intermittent fasting for the constitution and depend more on vegetables, include the gourd family, all the other vegetables, should cut down on starchy foods and can use home remedies in certain combinations like some methi, jeera, ajwain, and turmeric. That should and like 1 teaspoon of that twice a day. Yeah, and I think uh, I am a testimonial of what you are saying. This I remember when my husband's Altaf's hypothyroidism was off the roof. आपने फूड के थ्रू कैसे उसे अंडर कंट्रोल आया था और आपने तभी हमें भी कहा था कि रोज़ लंच में एक गार्ड वेजिटेबल खाओ. और मुझे याद है मैंने गूगल किया था समझने के लिए. मुझे पता ही नहीं था कि लौकी के अलावा भी कुछ चीज़ें Oh, होती gee, है. there's plenty. It's an entire family, एंटायर like फैमिली 9 to 10 vegetables. एंड पंपकिन के टाइप्स. Yes, absolutely. एंड तब जाके मैं समझी कि मंडे से फ्राइडे तक के लिए 5 से ज़्यादा गार्ड वेजिटेबल्स अवेलेबल है टू ईट. एंड आई नो द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट मुझे पूछा जाता है कि मैं कौन सी सब्जी खा सकता हूँ या खा सकती हूँ और मैं पनीर की सब्जी खा सकती हूँ. तो मैं कहता हूँ पहली बात, पनीर कोई सब्जी नहीं है आपकी, राइट? आप सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी खाइए. ये तो वो बात होगी कि मैं चिकन की सब्जी खाऊं. एग्जैक्टली, राइट, करेक्ट. Good one. According to Ayurveda, I should only drink warm water, उष्ण जल. But Mumbai में गर्मी के time I need cold water to cool myself down. What is the logic behind drinking warm water? No, it is. No one has asked to drink warm water, ji. We have asked to drink boiled water. You can drink the boiled water warm or you can cool it. So the concept is about cooking your water, and it is not about drinking water warm. And what is the advantage of drinking boiled water? Water also is very heavy, and if you have indigestion or your metabolism is not at its best, even just at times drinking plain water may not help with your absorption. Boiling the water creates a qualitative change. The permeability of that water enhances and it hydrates you far more quickly. Okay. Interesting. I have recently started yoga. What are some Ayurvedic superfoods that can help me balance my diet? Some foods that are good for everyone. So it can be combination of like immediately post yoga, one can have a fruit or maybe smoothie combination without yogurt, though is a fantastic thing. You can have protein and vegetable combinations like moong dal chilla with lots of grated vegetable on that, or you can have 2 to 3 egg whites with lots of vegetables in that. There's other superfood combinations are having loads of veggies with smaller portions of millets like brown rice, barley, quinoa, foxtail, or other millets. And I feel that should be good. Um,
Hello, Dr. Shailendra. I am just 35, and in the last few years, I have seen my sex drive diminish rapidly. क्या ऐसा कुछ हर्बल मेडिसिन है या होम रेमेडी है जिससे सेक्स ड्राइव को ठीक कर सकते हैं? Maybe the person should look into the fatigue levels. Okay, like the extent of depletion and fatigue, physical fatigue and mental emotional fatigue. One should completely forget about the medicine. Nourish your body and the cells with a lot of fruits. Take adequate kind of fluids, and might as well look into the sleep. And if at all there is one has developed habit of over processing, over computing, and becoming anxious unnecessarily, cutting down on that, in 4 to 6 weeks there is a possibility that you will see a difference. Great. All of this is done. Now we move to our next segment, and this segment is called Dosh Nirdosh. Nirdosh. So I'm going to read certain things here, और आप उठा के हमें दिखाना कि जी। क्या सही है, क्या दोषा है, क्या निर्दोष क्या है, दोष है और क्या क्या निर्दोष निर्दोष है. Doing oil pulling with coconut oil. निर्दोष. आप ये बताएंगे ऑयल पुलिंग होता क्या है? So oil pulling is, again, as I was telling, is a way where you kind of hydrate your buccal mucosa, right? Where you're not drinking the oil, but kind of slightly there's a process where you hydrate your, like. So it's basically gargle with oil. Yes, exactly. So morning oil pulling, guys. Believing that Ayurveda can cure all your health problems. Dosha. But Ayurveda can treat a lot of conditions, but No science can right. actually claim to cure Correct. all health issues. Kadu Kiryatu helps with Kadu Kirayata. Kadu Kiryatu. Kadu Kirayatu, Kadu Kirayata, Kadu Chirayata, Okay. many names. Okay. Swarsha Chirayata, Okay. these are the many names. Kadu Chirata helps with boosting immune system. Nirdosh. अब ये भी बताइए ये क्या? It's a bitter tonic, one of the best bitter tonics. So in fact, like if you want to never fall ill, specifically in terms of fever, regularly, if you can take kind of a small dosage of Kadu Kirayata, there is every possibility that you'll not get infections which raises fever, temperature, or even if you get fever, taking Chirayata heals your fever and infection. Nice. Eat, drink ashwagandha to relieve stress, lower blood sugar, and boost fertility. Nirdosh. Using neti pots excessively to reduce sinus. Dosh. Excessively. Many times in sinusitis, neti and other processes are prohibited. Yes, absolutely. So it depends. किसी के लिए होता है, किसी Yes. के लिए नहीं होता है. I think the right thing is to go and meet an Ayurveda Right. doctor and then decide. Taking Ayurvedic medicine without prescription. Dosh. Definitely. Left side सोने से acidity नहीं होगी. Dosh. Why? Acidity आपने क्या खाया है, क्या पिया है, उससे होती है. साइड जो हम जिस तरफ सोते हैं, that is dependent on the swar, on which nostril is active and not active. And body knows which side it wants to sleep based on which nostril it is breathing through in that particular yam or that particular moment, which keeps changing every 42 to 45 minutes. जी. Wow, this is like very very interesting. मुझे पता है जब कोल्ड होता है और नोज ब्लॉक होता है, हाँ तब one tends to कि मतलब कौन सी तरफ है, right? हाँ, Exactly. but never ever thought that daily में the body does this. This is amazing. Eat or drink amla for hair growth. Nirdosh. Amla is a wonderful tonic and an excellent rejuvenative tonic. रसायन है वो आयुर्वेद में, और रेगुलर उसका सेवन, उसे रेगुलरली अगर इफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, it is always beneficial. However, one should be
One should also know that amla is a strong laxative. Amla juices can be strong gut irritants. If it is in juice form, try not to exceed a small quantity of 10 ml, 12 ml, and you don't need kind of large quantities. And amla should not be taken as a detox thing. Okay, so it is very potent, its dosage should be considered, and it is very, very helpful, beneficial. And that is what is holistic. Absolutely. Great. Thank you so much, Dr. Thank Shailendra. you, Ji. Thank you. I had a great time chatting with you, and thank you so Thank much you for so coming much. here. Thank you so much. Thank you so much for watching this episode. आपको ये देखने में मजा आया हो, then do like and share. और अगर आपको हेल्थ के बारे में और इंटरेस्टिंग insights episodes देखने हो, then do subscribe this channel.